Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 3. This is the seventh video, and in this video, we'll cover assessment of different aspects of Indian economy, and the aspects which we will cover are growth and employment, reforms in एग्रीकल्चर। अगर आपने पहली वीडियोस इस चैप्टर की नहीं सुनी है तो उनको ज़रूर एक बार सुन लीजिए, तभी आपको सारा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, सो भाई सबसे पहले आ जाइए, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल था 1991 के बाद। भाई हमारी जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो करी थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर हम लोग फेल हो गए थे। हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रही है वो रही है 5.6 इन 1980 टू 1991, लेकिन 2007 टू 12 के बीच में आते आते ये 8.2 हो गई थी। हमारा जीडीपी कंटिन्यूसली फॉर 2 decades ग्रो करा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। दो द जीडीपी growth rate has increased in the reform period, scholars point out that the reform led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country। ये मैं इसलिए पढ़ती हूँ एक एक बेटे लाइन, क्योंकि हर वर्ड इसके अंदर एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाने के बाद कोशिश करती हूँ कि हर वर्ड में आपको पढ़ के दिखा दूँ ये, जिससे आपको किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इससे नोट्स बना पाए। ओके, सो नाउ जीडीपी ग्रोथ पोस्ट 1991, India witnessed a rapid growth in GDP on a continual basis for 2 decades. The growth of GDP increased from 5.6 during 1980-91 to 8.2% during 2007-12। अब क्रिटिसिज्म क्या रहा है, मैंने आपको बताया कि भाई जीडीपी ग्रो करा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई उस रेट पर। और क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज जो हमारे यहाँ ट्रांजिशन रहा है सेक्टरल चेंज का, वो बड़ा पिक्यूलर रहा है। यूजुअली हर कंट्री में एग्रीकल्चर पहले डोमिनेंट होता है, उसके बाद इंडस्ट्री डोमिनेंट होती है, डेवलप करती है, और फिर फाइनली सर्विस सेक्टर डोमिनेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो एक ट्रांजिशन होती है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर, तो जो लोग एग्रीकल्चर में सरप्लस होते हैं वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। इस वजह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, जैसे कि इन केस ऑफ चाइना हुआ है। लेकिन इंडिया में क्योंकि एक पेक्यूलियर स्टाइल में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है कि एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री तो कभी ग्रो करी नहीं, या तो एग्रीकल्चर रहा या सीधे फिर सर्विस सेक्टर रहा। यही कारण है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे हम फेल हो गए। हम इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाए जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रो करी। The reform process has been widely criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy, especially in areas of employment in agriculture and industry. Reform-led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country। तो भाई जीडीपी तो बढ़ा 5.2 से 8.6 की तरफ हो गया, इतना ज्यादा ग्रोथ रहा है जीडीपी का, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रही उस फ्रंट पे हम फेल हो गए। अब आइए भाई देखिए एग्रीकल्चर का क्या हाल रहा। अगर मुझे आपको शॉर्ट में बोलना है तो हम एग्रीकल्चर फ्रंट पे 1991 के बाद सबसे मेजरली फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसके अंदर, ना कोई उसको डेवलप करने के लिए पॉलिसीज बन रही थी। जो हमने 1991 के पहले ग्रोथ देखी थी एग्रीकल्चर में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ड्यू टू योर लैंड रिफॉर्म्स, वो सब यहाँ आके 1991 के बाद नलिफाई हो गई। क्यों? क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर को चाहिए होता है उसको डेवलप करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर, मार्केट लिंकेज, जो चीजें एग्रीकल्चर को सक्सेस करने के लिए चाहिए वो सब हमारी इकोनॉमी में मिसिंग थी।
Public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, road, market linkage, and research and extension has fallen in reform period. आप खुद सोचो, इरिगेशन फैसिलिटी की बिना क्या एग्रीकल्चर कभी डेवलप हो सकता है? बिना पावर के, बिना रोड्स के, क्या कभी एग्रीकल्चर अपना जो प्रोड्यूस है वो सही जगह पे पहुंचा सकता है कोल्ड स्टोरेजेस में और मार्केट्स में? रिजल्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चर में फार्मर आज भी सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड लॉट है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए। ऊपर से क्या हुआ कि जब हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करा, तो उसके बाद से जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कंटिन्यूसली कंप्लेन करती रही हैं कि हम अपने फार्मर्स को सब्सिडी क्यों देते हैं। हमारे यहाँ का जो इकोनॉमी का ताना-बाना है वो इस तरीके से है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर आज भी 60% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है और वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत पुअर है। अगर हम उसको सब्सिडीज़ देकर और तरीके से हेल्प नहीं करेंगे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिसी से, तो वो कभी डेवलप हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज, also developed countries file complaint in WTO over agricultural subsidies. Given in developing countries, the removal of fertilizer subsidies has led to increase in cost of production, which has severely affected small and marginal farmers. याद करिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ सक्सेस ही इसीलिए हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट एक ड्राइवर सीट में आ गई थी। उसने हमारे स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे इनपुट्स दिए, लोन्स दिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इंस्टीट्यूट्स चलाए जिससे कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके जिससे फार्मर अपने आप को पेस्ट अटैक से अ, बचा सके। वो फार्मर अगर ये सब हेल्प नहीं पाता तो कभी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ले पाता? कभी नहीं ले पाता। तो वो फार्मर अभी बहुत ग्रो नहीं करा है 1991 के बाद, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो जब हमने ये सब्सिडीज वगैरह रिमूव कर दी, तो जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं वो बहुत अफेक्टेड हुए हैं। और अगर आप ध्यान से न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो फार्मर्स हैं उसके अंदर सुसाइड रेट कितना बढ़ गया है। फिर देखिए, जो पॉलिसी चेंजेस रहे उसने भी हमारी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है नेगेटिवली। दिस सेक्टर हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस। अब वो पॉलिसी चेंजेस क्या थे? रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 1991 के पहले मंगाया जाता था तो बहुत हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन डब्ल्यूटीओ साइन करने के बाद हम लोगों को इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करनी पड़ी। रिजल्ट ये हुआ कि हमारा फार्मर बाहर से आए हुए सामान से compete ही नहीं कर पाता। ऑल्सो रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर साल कि फार्मर को हम आपसे सामान खरीदेंगे, तो बहुत हद तक इसको रिमूव करने की बात हुई। एंड देन फाइनली लिफ्टिंग अप ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इससे क्या हुआ? हमारे जो फार्मर्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो गए क्योंकि अब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में आ गए थे, लेकिन वो उस कंपटीशन के लायक ही नहीं थे, वो उस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा फार्मर है, वो चारों तरफ से लॉस पे है। और ऊपर से क्या हुआ है कि जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर है। तो जो फूड क्रॉप्स हैं, उसकी शॉर्टेज होने लग गई हमारे यहाँ। फार्मर्स को किस चीज़ पे ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है? कैश क्रॉप्स बनाने पर। रिजल्ट ये हुआ कि हमारे फार्मर्स फूड क्रॉप्स नहीं उगा रहे हैं। फूड क्रॉप्स ना उगाने से क्या हुआ है कि शॉर्टेज इन मार्केट हो गई है। शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स होने से क्या हुआ है कि उसका प्राइस बढ़ना शुरू कर गया है। जब प्राइस बढ़ेगा फूड ग्रेन्स का, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली कौन अफेक्ट होगा? हमारा फार्मर अफेक्ट होगा। तो यही कारण है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर एक बार हम रिवाइज करें कि एग्रीकल्चर का क्या स्टेट है, तो भाई बहुत पुअर है।
क्यों पुअर है? क्योंकि रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हुआ है, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज हो गई है इन एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गई ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इससे हमारे फार्मर्स को बहुत कंपटीशन हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स एंड लैक ऑफ फूड ग्रेन्स, इससे हमारे फूड ग्रेन्स का बहुत प्राइस बढ़ गया है, हमारा पुअर फार्मर जिसका मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर फूड ग्रेन्स पे ही होता है, तो जब वो महंगा हो जाएगा तो उसके बजट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। और यही कारण है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हुए भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से लेस देता है। आप सोच के देखिए, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर and only less than 20% of the GDP is contributed by this sector. तो कितना इनइक्वालिटी होगी, कितनी पॉवर्टी होगी इस सेक्टर में, ये सोच के देखिए जरा। तो भाई आई होप the whole concept of reforms in agriculture and GDP and employment, which I've discussed just now, is clear to you. Please listen to the video twice, thrice. आपको ये याद हो जाएगा. Each word spoken in this lecture is from your NCRT. Like and subscribe my videos so that you continuously get the update of my new videos. The next video will be on industrial reforms in industry.